मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। और मॉडल टेस्ट पेपर को ही शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। 2020-21 हमारा सेशन है। हम सभी जानते हैं इस सेशन के लिए हमारा सिलेबस कम कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से जो हमारा सामान्य सिलेबस है, सामान्य पाठ्यक्रम है जो हर वर्ष आता है, उसमें से कुछ पाठ हमारे कम कर दिए गए हैं और उन्हीं कम किए गए पाठों के आधार पर ही ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है और इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आप अपनी फाइनल बोर्ड की परीक्षा में भी पाएंगे। आइए इस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को एक ही वीडियो में हल कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हम कोशिश करेंगे 2 या 3 भाग में इसको पूरा हल करने की। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020-21, विषय हिंदी अ और हिंदी ब 2 तरह के कोर्स है, जिसमें से हिंदी अ कोर्स हमारा है और इसी का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। कोड आपका रहेगा 002। हिंदी अ के लिए हमारा कोड है 002। निर्धारित समय आपका है 3 घंटे। कक्षा आपकी 10वीं है। अधिकतम अंक रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 यानी 80 नंबर का आपका पेपर है। सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। पूरे प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। पहले खंड में आपसे कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। खंड अ में आपसे 9 प्रश्न पूछे गए हैं। जो निर्देश आपको दिए गए हैं हर प्रश्न में उसी के हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। और दूसरे खंड में यानी खंड ब में आपसे 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी जिनके उत्तर में आपको विस्तार से लिखना है। प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से पूरे प्रश्न पत्र को हमने मुख्य 2 भागों में बांटा है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। खंड अ वस्तुपरक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा अपठित गद्यांश से है। अपठित गद्यांश जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से ये गद्यांश नहीं दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश आपको हल करना है और ये रहेगा आपका कुल 5 अंक के लिए। 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न का अंक रहेगा 1। गद्यांश 1। यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। यानी कि आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि आपने प्रश्न नंबर 1 में गद्यांश 1 का चयन किया है और उसी का आप हल कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं गद्यांश को। गद्यांश को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि किसी भी अपठित गद्यांश को हम कैसे हल कर सकते हैं। अपठित गद्यांश कहीं से भी पूछा जा सकता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, या फिर हो सकता है आपने कोई अतिरिक्त पुस्तक पढ़ी है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और गलती से आपको उसी पुस्तक में से कोई गद्यांश मिल जाए। लेकिन ऐसे इस तरह के गद्यांश आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर आपको वैसे ही गद्यांश मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं। तो इसको पढ़ने के लिए और किस तरह से हम अच्छे से पढ़ें ताकि उसके अर्थ को समझ पाएँ और सभी प्रश्नों के उत्तर भी सही तरीके से दे पाएँ, इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको अपठित गद्यांश दिया क्यों जाता है। मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। तो विद्यार्थियों का भाव या भाषा बोध संबंधी ज्ञान का पता लगाने के लिए हम अपठित गद्यांश देते हैं। अर्थात ये जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं समझते, और साथ ही भाषा और भाव को समझने के बाद कितने अच्छे शब्दों में अपने उत्तर को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। मूल्यांकन के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको परीक्षा में अपठित गद्यांश दिया जाता है। अब अपठित गद्यांश हल करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को 1 या 2 बार मौन वाचन के साथ हमें मन ही मन में पढ़ना है और साथ में उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, विद्यार्थी को लगता है कि इतना बड़ा अपठित गद्यांश कौन पढ़ेगा और सीधा वो प्रश्न पढ़ने लग जाता है। प्रश्न पढ़ने के बाद उनके जो उत्तर है उसको फिर वो गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करता है और इस तरीके से जब हम अपठित गद्यांश को हल करते हैं तो कई बार हमारे जो उत्तर होते हैं वो सही नहीं हो पाते हैं।
इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले अपने अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से उसके अर्थ को समझने की कोशिश की जाए। उसके पश्चात जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और हर एक प्रश्न का जो संभावित उत्तर आपके दिमाग में आ रहा है और जो आपने अपठित गद्यांश में भी देखा है, उन पंक्तियों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। उसके पश्चात जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो जो बात कही जाती है उसको वैसे ही आपने नहीं लिखना होता, बल्कि लेखक ने जो आपके गद्यांश में बात कही है उसको आपने सरल और स्पष्ट भाषा में, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। जो भी कहना होता है उसको कम शब्दों में, स्पष्ट और सरल भाषा में आपको लिखना है। यदि शीर्षक देने की बात की जाती है कि पूरे अपठित गद्यांश का शीर्षक दीजिए, ऐसी स्थिति में आप 2 या 3 शीर्षक सोचकर अलग से लिख सकते हैं। फिर उनमें से कोई एक जो बिल्कुल सही लगता है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और शीर्षक का चुनाव करते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शीर्षक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी पूरे वाक्य में हम शीर्षक को नहीं लिख सकते। शीर्षक के लिए 2 या 3 शब्दों का चुनाव करना चाहिए और साथ में संक्षिप्त रूप में हम उसको रखते हैं। शीर्षक का चुनाव करते समय पूरे अपठित गद्यांश के सार को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे अपठित गद्यांश के सार के आधार पर ही हम उसका शीर्षक दे सकते हैं। आइए इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं हमारा अपठित गद्यांश। साथ में आपको अपठित गद्यांश के पीछे जो प्रश्न हल करने हैं उसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि हमेशा की तरह जब हमारा प्रश्न पत्र हल किया जाता है तो उसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इस साल आपको विशेष रूप से जो प्रश्न है उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से एक ही विकल्प सही होगा, उसी का आपने चुनाव करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा अपठित गद्यांश। 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई, तब उसके परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें गद्यांश को पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करनी है। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है और पश्चिमी जो देश हैं, औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि की बात की गई है। आगे देखते हैं। ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। यहाँ पर कौन सी बाधाओं की बात की गई है? भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाएं जो पहले आती थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के कारण लगभग ये क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है, कि अब जो मानव की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भोजन की उपलब्धता और प्राकृतिक विपदाओं का कोई डर नहीं है, क्योंकि इनके कारण कभी कभी व्यक्तियों की मौत भी हो जाती थी। परंतु इन देशों में परिवारों का औसत आकार घटने लगा था, लेकिन वैज्ञानिकों का जो अंदाजा था वो गलत था। इस सभी के बावजूद देशों में परिवारों के औसत आकार घटने लगा था। जल्दी ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आ गया था। तो ये सभी अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन इसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिल रहा था। और ये अंदाजा किसके द्वारा लगाया गया था? वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन जीव विज्ञानियों ने मानव समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझने की कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं और ये वातावरण प्राय उनके लिए प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं। अब वैज्ञानिकों के विपरीत जीव विज्ञानियों ने अपना सबसे अलग तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने मानव जीवन की तुलना जानवरों की दुनिया से कर दी है। चूंकि इनकी संतानों की जीवित रहने की संभावना कम होती है, इसलिए कई संतानें पैदा करने से ये संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कम 1 या 2 जीवित रहेंगी। इसके विपरीत जिन जानवरों के बच्चे कम होते हैं वे स्थिर और अनुकूल वातावरण में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि समृद्ध वातावरण में रहने वाले लोग केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं तो उनके ये कम बच्चे उन बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार इतने समृद्ध नहीं थे, तथा इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। तो ये जीव विज्ञानियों द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा संभव हो सकता है। इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना नहीं की जा सकती। अब ऊपर जो सिद्धांत बताया गया है जीव विज्ञानियों द्वारा, उसकी आलोचना की गई और कहा गया कि पशु और मानव का व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। वे इसके बजाय ये तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त है। श्रम आश्रित परिवारों में बच्चों की बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है। वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे बच्चे जीवन के लगभग पहले 25-30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आगे कहा गया है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है।
जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाएगा वैसे वैसे जो बच्चे हैं 25-30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उर्वरता अधिक होती है तथा देर से विवाह के कारण संतानों की संख्या कम हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये यहाँ पर आलोचकों का मत है, कुछ वैज्ञानिकों के तर्क हैं, कुछ जीव विज्ञानियों के तर्क हैं। तो इन सभी के आधार पर आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस पूरे अपठित गद्यांश में कहा क्या गया है। अगर थोड़ी बहुत बात को आप समझ जाते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं आपसे। निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार विकल्पों का चयन कीजिए। आपके पास हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 4 में से एक ही विकल्प सही है। प्यारे विद्यार्थियों, अब लगता है कि ये बड़ा आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी हमें एक से ज्यादा विकल्प सही लगने लगते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद एक ही विकल्प आपका सही होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखित पाठ्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है। पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या समझ आता है। 4 विकल्प हैं आपके पास, देखते हैं चारों विकल्पों में क्या कहा गया है। मानव परिवारों के आकार के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणियों पर आधारित है। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है हमें। औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट न होने के कारणों की विवेचना, ऐसा भी नहीं है। पूरे पाठ्यांश का प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है। औद्योगिक क्रांति के पहले और बाद में पर्यावरणीय प्रतिबंधों और सामाजिक दृष्टिकोणों से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ का अंतर संबंध दर्शाना। और अंतिम विकल्प है, परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझने के लिए 2 वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना। तो ये हमारा सही विकल्प है, यही हमारा उत्तर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वैकल्पिक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं कि जैसे जैसे परिवार का आकार बढ़ता है तो समृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है। पश्चिमी देशों में ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा की विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान किया था। यहाँ पर शुद्ध और परिमार्जित हिंदी का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप कह सकते हैं इसका अर्थ समझने में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये विकल्प हमें नहीं लग रहा है। ये घटना विश्व के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं है। श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर ही परिवार का आकार निर्भर करता है, ऐसा भी नहीं कहा गया है पाठ्यांश में। इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय कुछ लोगों के ऊपर कुछ भविष्यवाणी की गई थी, उसी के आधार पर हमारे सामने तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो दूसरे का सही विकल्प रहेगा विकल्प नंबर 4। तीसरा प्रश्न है, अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। ये पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर आपने अनुच्छेद के 2 हिस्से हैं, तो जो अंतिम आपका अनुच्छेद है उसकी बात की गई है। ये दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है। ये वर्णन करता है कि समाज के समृद्ध होने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं। ये दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। ये पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। पहले अनुच्छेद में जिस घटना का वर्णन किया गया है उसका स्पष्टीकरण हमें दूसरे अनुच्छेद में दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, पाठ्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है। नहीं किया गया है आपसे पूछा गया है, किया गया है नहीं पूछा गया। शिक्षा की विस्तारित अवधि, पहले की अपेक्षा देरी से विवाह करना, बदला हुआ सामाजिक दृष्टिकोण, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग। तो किसका वर्णन नहीं किया गया है? औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती हुई मांग। ऊपर के तीनों विकल्प इनके संभावित कारणों में दिखाए गए हैं, लेकिन जो चौथा विकल्प है वो नहीं दिखाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ्यांश में दी गई कौन सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है। सबसे पहला विकल्प है, एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदानों में रहता है और अपनी संतानों की भरसक सुरक्षा करता है। एक सर्वभक्षी जिसकी आबादी कई छोटे द्वीपों तक सीमित है और जिसे मानव अतिक्रमण से खतरा है। एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, लेकिन उसे भोजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और अंतिम विकल्प है, एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है। तो अंतिम विकल्प हमें सही लग रहा है, एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है।
प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको अपठित गद्यांश? थोड़ी सी मुश्किल भाषा हम कह सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है। बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उसमें से भी आपको कहीं से भी अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा। जरूरी नहीं हमेशा ही बहुत ही सीधा और सरल भाषा में दिया जाए। थोड़ी सी भाषा स्टैंडर्ड की हो सकती है क्योंकि आपकी क्लास भी 10th क्लास है। साथ ही पहले प्रश्न में आपको अथवा करके दूसरा गद्यांश भी दिया गया है, तो जब परीक्षा में आप इनको हल करेंगे तो दोनों में से एक ही आपने हल करना है। और जब आपको विकल्प दिए जाते हैं कि दो में से आपको एक प्रश्न करना है, तो पहले दोनों को जरा ध्यान से देख लीजिए। जो आपको सही लगता है, जो आपको थोड़ा आसान लगता है, उसी को आपको हल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम परीक्षा में नहीं हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपना दूसरा गद्यांश भी हल कर लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण के पक्षधरों ने कल्पना की थी कि शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिक कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। ये सोच पुराने समय से चली आ रही। तथ्य प्रचुर पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आलोचना, चुनौती, सृजनात्मकता व विवेचनात्मकता का अभाव था, आदि के कारण पैदा हो रही थी। अभी तक हमारे पाठ्यांश में बताया गया है कि यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के जो पक्षधर हैं, उनका मानना है कि विज्ञान शिक्षण क्यों जरूरी है। उनका मानना है विज्ञान शिक्षण से शिक्षा में पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। साथ में आलोचनात्मक, चुनौती, सृजनात्मक और विवेचनात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है। मानवतावादियों ने सोचा था कि वैज्ञानिक पद्धति मध्यकालीन मतवाद के अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगी, किंतु हमारे शिक्षकों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं की समझ को भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह केवल पढ़ा व रटा कर उन्हें नीरस बना दिया। शिक्षा में विज्ञान शिक्षण सम्मिलित करने के लिए ये तर्क दिया गया था कि इससे बच्चे विज्ञान की खोजों से परिचित हो सकेंगे और अपने वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ सीखेंगे। वे वैज्ञानिक विधि का अध्ययन कर तार्किक रूप से कैसे सोचना है के कौशल में पारंगत होंगे। यानी मानवतावादियों ने सोचा था कि वैज्ञानिक पद्धति से इस तरह से शिक्षण किया जाएगा तो इस तरह के विकास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह पढ़ा और रटा गया। उनका मानना था कि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने से बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन उद्देश्यों में से केवल पहले ही में एक सीमित सफलता मिली। दूसरे व तीसरे में व्यवहारिक रूप से बच्चे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अधिकतर बच्चों से भौतिकी और रसायन विज्ञान के तथ्यों के बारे में कुछ जानने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वे शायद ही जानते हो कि उनका कंप्यूटर अथवा कार का इंजन कैसे कार्य करते हैं, अथवा क्यों उनकी माताजी सब्जी पकाने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में काटती है। जबकि वैज्ञानिक पद्धति में रुचि रखने वाले किसी भी उज्जवल लड़के को ये बातें सहज रूप से ही ज्ञात हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर मानवतावादी जो वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति है उसकी आलोचना कर रहे हैं कि सोचा क्या गया था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है, इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। यानी कि विज्ञान शिक्षा लागू करने के प्रयासों को विफल किया गया है, उनमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में भली प्रकार से नहीं दी जा रही है। दरअसल शिक्षकों ने अपनी सुविधा और परीक्षा केंद्रित सोच के कारण ये सुनिश्चित कर लिया है कि छात्र वैज्ञानिक पद्धति न सीखकर ठीक इसका उल्टा सीखें, अर्थात वे जो बताएं उस पर आंख मूंद कर विश्वास करें और पूछे जाने पर उसे जस का तस परीक्षा में लिख दें। वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबे व्यक्तिगत अनुभव तथा परिश्रमी व धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, और जब तक इसे संभव बनाने के लिए शैक्षिक या सामाजिक प्रणालियों को बदला नहीं जाता है, वैज्ञानिक तकनीकों में सक्षम केवल कुछ बच्चे ही सामने आएंगे तथा इन तकनीकों को आगे विकसित करने वालों की संख्या इसका भी अंश मात्र ही होगी। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वैज्ञानिक पद्धति है उसको सही प्रकार से लागू नहीं किया गया है। सभी विद्यालय और सभी शिक्षक इसको सही प्रकार से नहीं लागू कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सफल नहीं हो पा रही है। आइए अपने अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद और समझने के बाद इससे पूछे गए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने, 4 विकल्प आपके पास है, चारों में से एक सही है। आइए देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। सबसे पहला है, अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ली, विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया है, बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, मानवतावादियों का समर्थन करते हुए कार्य किया है। तो इनमें से सही ऑप्शन है हमारा, सही विकल्प है दूसरा। दूसरा प्रश्न है, स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का क्या रवैया है। सबसे पहला है तटस्थ, सकारात्मक, व्यंग्यात्मक या फिर नकारात्मक।
पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें लगता है चौथा विकल्प सही है, नकारात्मक, क्योंकि गद्यांश के अनुसार शिक्षकों के नकारात्मक रवैये के कारण ही विज्ञान शिक्षा पद्धति सही तरीके से लागू नहीं हो पाई और इसके उद्देश्यों में ये विफल हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त पाठ्यांश निम्नलिखित में से किस दशक में लिखा गया होगा? आपने अनुमान लगाना है क्योंकि पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद कहीं पर भी इस तरह का हमारे पास कोई डेटा नहीं दिया गया है। आपके पास विकल्प हैं 1950 से 60 के बीच में, 1970 से 80 के बीच में, 1980 से 90 के बीच में, 2000 से 2010 के बीच में। तो हमारे अनुमान से लगता है पहला विकल्प सही है। 1950 से 60 के बीच में जो विज्ञान पद्धति लागू की गई थी उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में विफलता के लिए निम्नलिखित किस कारण को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराता है? सबसे पहला विकल्प है शिक्षक, परीक्षा के तरीके, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी, सामाजिक और शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी, क्योंकि बच्चों को जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उनको भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह पढ़ाया जा रहा था, रटाया जा रहा था, तो वहाँ पर उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया जाता था। प्रत्यक्ष अनुभव की कमी के कारण ये वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति पूरी तरह से विफल हो गई। पांचवा प्रश्न है, यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तर में दिलचस्पी लेगा? 4 विकल्प हैं हमारे पास। क्या छात्र दुनिया के बारे में अधिक जानते हैं? क्या छात्र प्रयोगशालाओं में अधिक समय बिताते हैं? क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं? और अंतिम विकल्प है, क्या पाठ्य पुस्तकों में तथ्याधारित सामग्री बढ़ी है? इन सभी में से ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसके उत्तर में दिलचस्पी लेगा? इसके उत्तर में तीसरा विकल्प सबसे सही है। क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं? क्योंकि विज्ञान शिक्षा पद्धति का यही उद्देश्य है, बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना। अगर लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहता है तो ये विकल्प सबसे सही है। क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, हमने दोनों अपठित गद्यांश पूरे करने की कोशिश की है। इसी प्रकार के अपठित गद्यांश आपको बोर्ड की परीक्षा में भी मिलेंगे। जब आपकी फाइनल परीक्षा होगी तब भी आपको इसी प्रकार के अपठित गद्यांश मिलेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान से उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके सारांश को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम सीधे प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर देना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे उत्तर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जब आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं पढ़ने की वजह से और अच्छी तरह से गद्यांश को नहीं समझने की वजह से 2 या 3 हमारे विकल्प हैं, उनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब आपकी फाइनल परीक्षा होगी तो पूरे के पूरे गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा अपठित पद्यांश से है। 2 हमारे अपठित गद्यांश दिए गए थे जिनमें से एक का आपने हल करना था। यहाँ पर 2 आपको अपठित पद्यांश दिए जा रहे हैं। पद्यांश यानी कविता की पंक्तियाँ दी जा रही हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हैं और इनमें से एक का हल आपने करना है। अपठित पद्यांश भी आपका 5 अंक के लिए रहेगा, तो दोनों मिलाकर अपठित गद्यांश और पद्यांश कुल आपके 10 अंक के हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं कौन सी पंक्तियां हमें दी गई हैं। ये कविता की पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं। कोई खंडित कोई कुंठित, कृश बाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित, पशुओं सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर। इन काव्य पंक्तियों में गांव के बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है कि उनको किसी प्रकार की कोई चिकित्सा नहीं मिलती है, कोई उनका ध्यान नहीं रखता है। जब उनका जन्म होता है तो उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है। उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है, ठीक से पोषण नहीं मिलता है और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। टहनी सी उनकी टांगे होती हैं, बढ़ा हुआ उनका पेट होता है, ना ही उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, ना ही उनको स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य सेज सजाई जाती है, बल्कि वो तो मिट्टी में धूल में ही लौटते रहते हैं। वो घास और फूस की तरह बढ़ते रहते हैं, किसी का उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। ऐसे उपेक्षित कुपोषण के शिकार बच्चों की तरफ कवि यहाँ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि उनकी कैसी दयनीय स्थिति है। कुछ पंक्तियाँ और हैं। ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, कुल मान्य करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते, ये मूक पंगु बालू के कण।
ये मिट्टी में पैदा होते हैं और मिट्टी में ही मिट जाते हैं। इनकी जीवन का कोई मोल नहीं होता। ये अपने जीवन के बोझ को ढोते रहते हैं, ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी बच्चे का ध्यान रखते हैं, इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। इनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। इनका पेट बड़ा हुआ होता है, पैर इनके पतले पतले होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, कब पैदा होते हैं कब मर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे उपेक्षित, गरीब और कुपोषित बच्चों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो अपठित गद्यांश की अपेक्षा अपठित पद्यांश का अर्थ समझने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए कविता की जो पंक्ति आपको दी जाती है, अपठित पद्यांश जो आपको दिया जाता है, उसको आपको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि काव्य पंक्तियों में, कविता में शाब्दिक अर्थ के साथ साथ उसका लाक्षणिक अर्थ भी होता है, उसका छुपा हुआ अर्थ भी होता है। उसको तब तक हम नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए कठिन हो जाता है। आइए इन पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है? पूरे काव्यांश को हमने पढ़ा है, देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं हमारे पास। गाँव के बच्चों में कुपोषण की समस्या, गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान का अभाव, गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। तो गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर पूरे के पूरे विषय की बात की जाए तो गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। ये पूरी जो दशा वर्णन है उसको पढ़ने के बाद हमें दया आ जाती है और कैसी दयनीय स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे पास विकल्प होते हैं तो वहाँ पर हमारा कन्फ्यूज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 2 विकल्प में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अपने विवेक से थोड़ा शांति और धैर्य के साथ आप सोचेंगे तो सही उत्तर और सही विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल खेल रहे हैं। दूसरे पद के अनुसार कवि ये कहना चाहता है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं और पर्याप्त चिकित्सा और सुविधाएं नहीं होने की वजह से वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है? कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित, क्षीणकाय किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाले हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए हैं, पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय व मूक हैं। तो इन सभी में सबसे पहला विकल्प सही है, कुपोषित हैं, खिन्न हैं तथा अशिक्षित हैं। प्रश्न नंबर 4 है, काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं। तो इन सभी विकल्प में सबसे सही विकल्प है दूसरा विकल्प। वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उनकी कितनी दयनीय दशा है, वो कितने कुपोषित हैं और कितने अशिक्षित हैं, और साथ में चिकित्सा सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पा रही हैं। अगला प्रश्न है, तृण तरुओं से उग बढ़, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। पौधों तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं? बिल्कुल, घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं मिट्टी में और बिना चिकित्सा सुविधाओं के कारण, बिना पोषण के कारण वो मर भी रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में घास व पौधों की तरह फल फूल रहे हैं? ये तो बिल्कुल नहीं है। चारों विकल्प में से तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं और साथ में मर भी रहे हैं। इस अपठित पद्यांश को पढ़ने के बाद हमने देखा, जब तक हम पद्यांश के अर्थ को नहीं समझते हैं तब तक हम सही विकल्प का चुनाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अपठित पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसी के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचना है। जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे बहुत सारे विकल्प गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बार बार मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ कि पहले अच्छे से आप इनको पढ़िए, क्योंकि पहले आपने इनको नहीं पढ़ा है। जब हम कोई भी वस्तु पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए नई होती है और उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। प्रश्न नंबर 2 में एक और अपठित पद्यांश आपको दिया गया है। दोनों में से एक आपको करना है। जो भी आपको आसान लगता है, अच्छा लगता है, वही आप चुनाव करेंगे। लेकिन फाइनल परीक्षा नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इन दोनों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा हमारा पद्यांश।
टकराएगा नहीं आज उद्दत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला, हुए पिंघल ज्योतिष तिमिर की निश्चल बेला। तू मोती के द्वीप सौपन में राह खोजता, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। धूल पोंछ काटे मत गिन छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। तुझसे हो यदि अग्नि स्नात ये प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वस्ति गान जीवन गाएगा। टकराएगा नहीं आज उन्मद लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। पढ़ने के साथ ही हमें लग रहा है उत्साह से परिपूर्ण है और यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। आप देख सकते हैं, आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आपको संघर्ष करना है, किसी भी कीमत पर आपको आगे बढ़ना है, कर्म करना है, रुकना नहीं है। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से हर हाल में हमें कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही है। साथ में जीवन में जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, यथार्थ को स्वीकार करते हुए हमें कोशिश करनी है। यदि हम जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों को झेल लेते हैं तो जीवन हमारे बलिदान की हमेशा प्रशंसा करता है, हमेशा सराहना करता है। अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, कर्म करना है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से, अंधकार से नहीं डरना है। इन्हीं सभी भावों को लिए हुए ये पंक्तियां हैं। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो पूरा भाव हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह कविता में लाक्षणिक अर्थ भी होता है। तो गहरा जो छुपा हुआ अर्थ है वो प्रेरित करने वाला अर्थ है, उत्साह से भरने वाला अर्थ है। हमें कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिए काव्यांश का क्या उद्देश्य प्रतीत होता है। पूरी काव्य की पंक्तियां पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है कि इसका उद्देश्य क्या है। आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत प्रस्तुति, हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा। तो लगता है दूसरा विकल्प सही है, हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। जागृति व उत्साहित करने हेतु प्रेरणा, जीवन दर्शन के विषय में प्रोत्साहन। तो सभी विकल्प सही लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे सही जो विकल्प है उसका चुनाव करना है, जो कि हमें दूसरा लग रहा है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, दूसरा विकल्प, हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, तू मोती के द्वीप सोपन में राह खोजता। पंक्ति का भाव है, मोतियों के समान आंसुओं को सोपन में आने वाले सुंदर द्वीपों पर नष्ट नहीं करना चाहिए। मोती के द्वीप खोजने के लिए सागर में दूर दूर जाकर कष्टदायी विचरण करना होगा। जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा। यदि ऐसा होगा तो जीवन शिला सा जम जाएगा। तीसरा विकल्प सबसे सही है, जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा। काल्पनिक दुनिया में नहीं बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जीवन संसाधनों के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तू मोती के द्वीप सौपन में राह खोजता, सपनों में नहीं खोजना। सपनों में कोई बात होती है तो वो काल्पनिक होती है, बल्कि हमें यथार्थ में खोजना है, लहरों से टकराना है। अगर हमें यथार्थ जीवन में मोती प्राप्त करने हैं तो हमें लहरों से टकराना होगा। सिर्फ सौपन में ही, सिर्फ सपनों में ही हमें मोती नहीं खोजना है। तीसरा हमारा प्रश्न है, तुझसे हो यदि अग्नि स्नात। पंक्ति का क्या अर्थ है। यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थितियां झेल लोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेगा। यही विकल्प सही लग रहा है। तुमसे हो यदि अग्नि स्नात, अगर तुम अग्नि में स्नान कर सकते हो तो तुम इतनी कष्टतम परिस्थितियों को झेल लोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि तुम आग के दरिया में डूबकर जाने को तैयार हो तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा तो नहीं कहा गया। जीवन प्रलय के महोत्सव में आग लगाने वाला ही सफलतम वीर कहलाएगा। ये भी गलत है। यदि तुम जीवन में बलिदान करोगे तो जग सदा तुम्हारे जीवन की सराहना करेगा। तो यहाँ पर कष्टदायी जीवन की बात की गई है। अगर हम कष्टदायी जीवन को झेल लेते हैं तो जीवन हमारा स्वागत करता है, हमारी प्रशंसा करता है। इसलिए पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है। समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना। दूसरा विकल्प है, तुच्छ कार्यों में संलग्न न रहकर समय नष्ट होने से बचाना। अपने हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना। टाल मटोल समय का चोर, कथनानुसार स्वस्ति कार्य करने में टाल मटोल न करना। सबसे सही विकल्प है, अपने हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना। हर हाल में हमें सकारात्मक रहना है और साथ में कार्य करते रहना है। तो तीसरा विकल्प सबसे सही है।
अगला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य कर सकते हैं? वे व्यक्ति के जीवन को अपनी सुगंध से शांत व एकाग्र कर सकते हैं। वे अपने औषधीय गुणों से व्यक्ति का जीवन व्याधि मुक्त कर सकते हैं। वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। फूल उर्वरता व समृद्धि का प्रतीक है। वे जीवन में ईश्वर के प्रति निकटता लाने में सहायक हो सकते हैं। फूलों की ओट व सुरभि के घेरे यहाँ पर सुखों का प्रतीक है और ऐसे सुखों में उलझकर कभी कभी हम जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए फूलों की ओट व सुरभि के घेरे कभी कभी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में विचलित कर सकते हैं, हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से भटका सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर फूलों की ओट और सुरभि के घेरों से दूर रहने की बात कही गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश और पद्यांश के बाद तीसरा प्रश्न हमारा व्यवहारिक व्याकरण से शुरू हो जाता है। व्यवहारिक व्याकरण हमारी कुल 16 नंबर के लिए आने वाली है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से इस वीडियो के दूसरे भाग में, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से हल कर पाना और पूरी विस्तृत चर्चा कर पाना संभव नहीं है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होंगी किस तरह से आप परीक्षा में अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रश्न पत्र के दूसरे भाग के साथ, जिसमें हम व्यवहारिक व्याकरण के सभी प्रकरणों के बारे में, सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।